जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 110 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जब भी भारत अपनी सीमा में आतंकवाद की समस्या की जटिलता के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है, तब वह इसे महज आरोपों का खेल बताकर खारिज कर देता है। लेकिन आए दिन इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि आतंकवादियों को सह और संरक्षण देने के मामले में पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर दी गई चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज किया है। अब पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह हो गई है कि वह भारत को तो पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर दुनिया के देशों को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसी समस्या के लिए उससे जवाब मांगते हैं, तब वह बगलें झांकने लगता है। हर ऐसे मौके पर वह इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन जारी करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जो समस्या की जटिलता को कम करे। यह बेवजह नहीं है कि अपनी इस आदत के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और दूसरे देशों से फटकार और हिदायतें सुनता रहता है। ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका ने साफ शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि वह आतंकवाद के वित्त पोषण की जांच और संयुक्त राष्ट्र की ओर से चिन्हित किए गए आतंकवादी संगठनों के सरगना और कमांडरों के खिलाफ मुकदमा चलाकर वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATF की 27 सूत्री कार्य योजना को तेजी से पूरा करे। गौरतलब है कि पिछले महीने एक ऑनलाइन बैठक में FATF ने पाकिस्तान को इसलिए ग्रे सूची में कायम रखा था क्योंकि आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले धन शोधन पर लगाम लगाने के तमाम आश्वासनों के बावजूद वह इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। FATF की ओर से स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद जैसे उन आतंकियों के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी काफ़ी पहले चिन्हित किया जा चुका है। दरअसल वैश्विक आतंकवाद का सामना करने के लिए किए गए दूसरे अन्य उपायों के अलावा 1989 में FATF का भी गठन किया गया था, जिसका मकसद धन शोधन, आतंकवादियों के वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता पर उत्पन्न खतरों से निपटना है। इसी संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से कदम नहीं उठाने की वजह से FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था। इस सूची में बने रहने की वजह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता हासिल कर पाने के मामले में बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। यों अमेरिका ने इस संदर्भ में 27 सूत्री कार्य योजना के ज़्यादातर हिस्सों पर महत्वपूर्ण प्रगति करने के मद्देनज़र यह उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान इस मसले पर काफ़ी जरूरी कार्रवाई करने को लेकर भी तेजी दिखाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बार बार शिकायत के बावजूद पाकिस्तान अपनी सीमा में स्थित ठिकानों से काम करने वाले आतंकियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ
कोई ऐसा कदम उठाता नहीं दिखा है जो वैश्विक बिरादरी को संतुष्ट कर सके, जबकि पिछले लंबे समय से आतंकवाद दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती के रूप में कायम है और इसकी वजह से तमाम देशों को इस समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जाहिर है, बिना संरक्षण, ठिकाना और वित्त पोषण की सुविधा मिले आतंकी संगठनों के लिए दुनिया भर में अपना जाल फैलाने और गतिविधियां संचालित करने में कामयाबी नहीं मिल सकती है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर संसद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बयान को लेकर स्वाभाविक ही विवाद छिड़ गया है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर ही यह तथ्य सामने आया है। अब सरकार और पार्टी के प्रवक्ता मंत्री के बचाव में उतर आए हैं। कागजों पर मौतों की वजह बेशक ऑक्सीजन की कमी न दर्ज की गई हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में यह समस्या पेश ही नहीं आई। उस दौरान देश के अनेक अस्पतालों ने लिखित घोषणाएं की थी कि उन्हें जरूरत भर का ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण होने वाली मौतों के ब्यौरे भी तमाम अखबारों और विभिन्न संचार माध्यमों में प्रकाशित प्रसारित हुए थे। ऑक्सीजन के लिए जगह जगह हलकान होते परिजनों की तस्वीरें और व्यथा कथाएं टीवी चैनलों पर दिखाई गई थीं। उस वक्त बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों और धर्मादा संस्थाओं ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि कई देशों ने ऑक्सीजन भेजकर मदद की थी। खुद केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से ऑक्सीजन मंगाया था। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बेशक नया नया काम संभाला है, पर यह नहीं माना जा सकता कि वे इन तथ्यों से वाकिफ नहीं होंगे। आंकड़े हर मामले में सही हों या उन्हें पत्थर की लकीर मान लिया जाए, जरूरी नहीं। आंकड़ों के लिहाज से सरकार का पक्ष सही हो सकता है, पर वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। इसलिए मंत्री का इस संबंध में बयान बहुत बेरहम लगता है। आंकड़े जुटाने या फिर सरकारी कार्रवाई के लिए बने कागजात में कुछ तय खाने होते हैं। सरकारी अमला उन्हीं खानों में हाँ, ना या कोई संख्या वगैरह लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। इसीलिए जुमला भी चलता है, खाना पूरी करना। अस्पतालों को इस बीमारी से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए जो कागज बनाए गए, चूंकि उनमें मौत के कारण में ऑक्सीजन की कमी का कोई खाना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कारण लिखना जरूरी नहीं समझा। मौत के कारण में केवल कोरोना या फिर कुछ और लक्षण लिखकर खाना पूरी कर दी। इस तरह ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार भी उसी को सच मान ले। अब जब दूसरी लहर का प्रकोप काफी कम हो गया है, उस दौरान हुई मौतों के बारे में अनेक संस्थाएं अध्ययन कर रही हैं। उन्हीं अध्ययनों से यह भी जाहिर हो चुका है कि बहुत सारे अस्पतालों ने मौत का कारण वाले खाने में कुछ नहीं लिखा, उसे खाली छोड़ दिया। इससे मौत के वास्तविक आंकड़े भी दर्ज नहीं हो सके। आंकड़े छिपाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब हुईं। केंद्र सरकार बेशक कहे कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, पर वह भला इस हकीकत से कैसे मुंह
फेर सकती है कि राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी थी। यूं यह पूरी तरह राज्यों का विषय भी नहीं, समवर्ती सूची का मामला है, जिसमें केंद्र की जिम्मेदारी भी शामिल है। इसलिए कोरोना के इलाज में हुई अनियमितताओं और मौतों के आंकड़े आदि को लेकर वह सिर्फ राज्यों के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ सकती। मंत्री को इस विषय में सुचिंतित बयान देना चाहिए था और आंकड़ों को दुरुस्त कराने का आश्वासन भी। स्टॉप।